Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जितना भी कंसेप्ट बाकी का बचा है वो इस पार्ट 3 में आपके साथ जो है वो फिनिश कर दिया जाए। पार्ट 4 में हम इसके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो देखिए डियर, आपके पास हम ऑलरेडी कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके साथ सेविंग फंक्शन, इनके रिलेशनशिप, प्रोपेंसिटी टू सेव और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि बचा हुआ टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर, सेविंग फंक्शन का क्या मतलब होगा? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने उसमें भी आपके साथ डिस्कस करा था। ये आपको क्या दिखाएगा कि सेविंग फंक्शन पर डिपेंडेंट होती है। फंक्शन का मतलब पहले भी हमने आपको बताया, इट्स डिपेंडेंट। सेविंग इज डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, राइट? जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आप सेविंग कर सकते हैं आफ्टर कंजम्पशन, राइट? पहले आप इनकम में से कंजम्पशन करते हैं, उसके बाद ही आप सेविंग करते हैं। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं ना कि सेविंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी सेविंग भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है हमें सेविंग और इनकम के बीच? डायरेक्ट रिलेशनशिप। if income increases saving is also increases, if income decreases saving is also decreases। तो ये आपके पास है फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट सेविंग फंक्शन। सेविंग इज डिपेंडेंट अपॉन, यही तो पूछ रहा है ना सेविंग फंक्शन में, सेविंग इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? सेविंग इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, राइट? अब आपके पास बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि आप इनकम या कंजम्पशन कर्व्स की मदद से सेविंग फंक्शन को डिराइव करके दिखाइए, सेविंग कर्व को डिराइव करके दिखाइए। तो डेफिनेटली डियर, इनकम में से कंजम्पशन करने के बाद जो बचता है, मतलब जो रेजिडुअल चीज बचती है, दैट इज व्हाट सेविंग। तो सेविंग पूरे तरीके से डिपेंड कर रही है इनकम और कंजम्पशन पर। तो ये वाला कर्व हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास इनकम कर्व होता है, दैट इज 45 डिग्री लाइन, जिसको आप एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। और कंजम्पशन कर्व आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होता, उसके पीछे आपको रीजन पता है कि आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। और क्योंकि आप कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हैं विदाउट एनी इनकम, जीरो इनकम पर भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो यही वाला पोर्शन आप देख सकते हैं हमने सेविंग कर्व डिराइव करा है, यहाँ पर आपकी सेविंग नेगेटिव हो जाती है, राइट? इतना पोर्शन जितना आपने कंज्यूम करा है जीरो इनकम पर, जैसे मान लीजिए 40 करोड़ अगर पूरी कंट्री के अंदर जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन हो रही है, तो जीरो इनकम पर आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव, दैट इज -40, राइट? ये हमने कर्व का नेगेटिव पोर्शन बनाया, यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है 0,0, ठीक है? अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है ना, ये आपके पास पोर्शन है, आपने पढ़ा है, ये इनकम कर्व है, कंजम्पशन कर्व है। यहाँ पर क्या है डियर, यहाँ पर आपका कंजम्पशन ऊपर है और इनकम नीचे है, यानी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपकी सेविंग नेगेटिव ही रहेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं इस पोर्शन से पहले ये पोर्शन क्या है डियर, यहाँ पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो गई, दैट इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर आप जितना कमा रहे हैं कंजम्पशन भी उतनी है। ब्रेक इवन पॉइंट पर आपकी सेविंग क्या होगी? जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सेविंग है जीरो। इससे अबव क्या है, आपकी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू होगी, दिस इज ऑल पॉजिटिव सेविंग्स। और इससे पहले तक क्योंकि आपकी कंजम्पशन ज्यादा थी तो आपकी सारी सेविंग्स क्या थी? नेगेटिव थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे डिराइव करा है। कैसे डिराइव करा है? सबसे पहले हमने इनकम कर्व बनाया, ये कंजम्पशन कर्व, जहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर आपकी सेविंग जीरो है, ठीक है? इससे पहले तक जितना भी पोर्शन है एक्स वाई एक्स इसको टच करता हुआ, ये आपके पास है नेगेटिव सेविंग। जैसे जैसे आपकी इनकम इससे ज्यादा बढ़ती जाएगी, इस लेवल से ज्यादा, यहाँ पर तो आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर है, इससे पहले आपकी इनकम कंजम्पशन से कम थी। जैसे जैसे अब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, अब आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी सेविंग भी कहीं ना कहीं क्या होने लग गई? इंक्रीज होने लग गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सेविंग जीरो थी, जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपकी सेविंग भी क्या होना शुरू हो गई? इंक्रीज होना शुरू हो गई, और यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है? पॉजिटिव। तो बहुत बार आपसे कहा जाता है कि कंजम्पशन से आपने सेविंग कर्व डिराइव करना है, तो आपको ये दोनों डायग्राम जो है एक साथ बनाने हैं ताकि आप इस चीज को समझा सकें। हम आपको फिर भी एक बार ये दोबारा बनाकर दिखाते हैं जिस तरीके से हमने इसको डिराइव किया है। यहाँ पर आएगा आपका इनकम, यहाँ पर आपके पास कंजम्पशन एंड एग्रीगेट सप्लाई। सेविंग क्योंकि नेगेटिव होती है आपके पास तो सेविंग का नेगेटिव पोर्शन भी बनेगा।
ये आपकी बन गई 45 डिग्री लाइन, दैट इज वाई, राइट। कंजम्पशन कर्व आपका जीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ होता है, तो ये आपके पास कंजम्पशन कर्व, जहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिला, सबसे पहले आप उसे प्लॉट कर दीजिए सेविंग कर्व बनाने के लिए। यहाँ पर सेविंग क्या होगी, जीरो। इससे पहले सारी सेविंग नेगेटिव और इसके बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव, ठीक है। जितना ये पोर्शन है आपके पास, उतना ही पोर्शन यहाँ पर, लाइक अगर आपके पास ये 40 करोड़ है तो ये -40 यहाँ पर ही इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट मतलब होता है कट करना, और ये लाइन सेविंग इस तरीके से जाती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इनकम लेस देन कंजम्पशन से, यहाँ पर क्या है, इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, यहाँ इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपके पास सेविंग नेगेटिव, यहाँ पर आपकी सेविंग जीरो, और यहाँ पर आपकी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हो गई, राइट। चलिए, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपके पास है डियर प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस तरीके से आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव भी है। तो दो कैटेगरी है इसके अंदर भी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द इनकम। आपको एपीसी क्या बताता है, एपीसी ये बताता है कि आपकी इनकम का कितना पोर्शन आप कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं। तो एपीएस आपको क्या बताएगा, आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 0.30 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपया है तो 30 पैसे आप उसमें से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम डेसिमल हटा दें तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो आप उसमें 30 रुपए सेव करते हैं, बाकी 70 रुपए कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनकम के दो ही एस्पेक्ट हमने पढ़े हैं, कंजम्पशन और सेविंग। एपीएस आपको क्या बता रहा है, हाउ मच अमाउंट यू सेव आउट ऑफ योर करंट इनकम, दैट इज व्हाट एपीएस स्टैंड्स फॉर। अब एपीएस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या एपीएस जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डियर, क्योंकि सेविंग जीरो होती है। अभी अभी हमने डायग्राम में दिखाया, सेविंग कैन बी जीरो। कब होती है सेविंग जीरो, जब आपके पास इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यस, ये तो ट्रू है। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज सेविंग नेगेटिव होती है। सेविंग नेगेटिव कब होती है, जब इनकम कम होती है कंजम्पशन से। क्या एपीएस 1 हो सकता है, नहीं डियर। क्या ये पॉसिबल है कि आप जितना कमाए सारा का सारा सेव कर लें, नहीं। आप जितना भी कमाएंगे उसमें से कुछ तो कंज्यूम करेंगे ना, और बाकी का सेव करेंगे, तो एपीएस आपके पास 1 नहीं होता। एपीएस ग्रेटर देन 1 भी नहीं होता। जब 1 नहीं होता तो ग्रेटर देन 1 कहां से आएगा, ये कैसे पॉसिबल है कि आप जितना कमाए सेविंग उससे ज्यादा करें। देखिए, ग्रेटर देन 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी सेविंग इनकम से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा सेव कर रहे हैं। लाइक अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आप 120 रुपए सेव कैसे कर लेंगे, राइट। तो एपीएस ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 नहीं होती। लेस देन 1 डेफिनेटली होती है, क्यों, बिकॉज सेविंग y से हमेशा कम ही होती है, राइट। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ये फैक्ट आपने जरूर याद करने हैं। बाद में हम इन चारों का कंक्लूजन टेबल भी आपके सामने देंगे, बट स्टिल रीजनिंग आपके पास यही है। एपीएस जीरो क्यों है, बिकॉज सेविंग जीरो हो सकती है। एपीएस नेगेटिव क्यों है, बिकॉज सेविंग नेगेटिव होती है। एपीएस 1 नहीं हो सकती, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेविंग और इनकम बराबर हो। एपीएस ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, क्यों, ग्रेटर देन 1 तब आता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो, तो सेविंग जो है वो इनकम से बड़ी नहीं होती। एपीएस लेस देन 1 डेफिनेटली होती है, बिकॉज सेविंग जो होती है वो इनकम से स्मॉल होती है। इसके अलावा डियर, एपीएस और एपीसी में एक रिलेशनशिप है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन दोनों का सम यानी एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है। कैसे इस रिलेशनशिप को हमने डिराइव करा वो हमको दिखाते हैं। इनकम हमें पता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है, बिल्कुल सही है। एक काम करिए, बोथ साइड डिवाइड बाय वाई कर दीजिए, क्यों, बिकॉज सी अपॉन वाई एपीसी होता है और एस अपॉन वाई आपके पास जो है वो एपीएस होता है। तो इसीलिए हमने डिवाइड बोथ साइड बाय वाई कर दिया। y upon y is 1, c upon y is APC and s upon y is APS। तो ये रिलेशनशिप अब अपने याद रखना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनका सम कितना होता है डियर, आपके पास 1 होता है। न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प होगी। अब डायग्रामेटिकली अगर हमें सेविंग कर्व में एपीएस को शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे। तो डियर देखिए, ये आपके पास सेविंग कर्व है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर इनकम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ये इनकम ले ली OY1, और इस पर अगर हम सेविंग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो OS1। तो डायग्रामेटिकली एपीएस क्या हो जाएगी, OS1 एट OY1। यानी अगर हमें देखना है कि OY1 इनकम पर सेविंग कितनी है, तो OY1 पर आपकी सेविंग कितनी है। तो दैट इज व्हाट डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एपीएस। चलिए अब हम बात करते हैं एमपीएस की। तो एमपीएस क्या है डियर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या बताती है, ये रेशियो ये बताती है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आएगा
तो आपकी सेविंग में कितना चेंज आएगा। देखिए हमने एपीएस में चेंज वर्ड की बात ही नहीं करी, यहाँ पर चेंज वर्ड आपके पास इस्तेमाल होता है। एमपीएस क्या कहता है, रेशो बताता है व्हाट इज द चेंज इन सेविंग ड्यू टू द चेंज इन इनकम, यानी अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग कितनी इंक्रीज होती है, इस बात का आंसर आपको एमपीएस देता है। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी सेविंग कितनी डिक्रीज होती है, इस बात का आंसर आपको एमपीएस देता है। क्योंकि चेंज में क्या होता है डियर, इंक्रीज डिक्रीज दोनों आते हैं। तो ये आपको क्या बताता है कि आपकी इनकम में चेंज आने पर सेविंग में कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 0.20 है तो क्या बताती है, ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम में, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, अगर आपकी इनकम में 1 रुपए का इंक्रीज आएगा तो आपकी सेविंग में 20 पैसे का इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर आपकी इनकम में 1 रुपए का डिक्रीज आएगा तो आपकी सेविंग में 20 पैसे का डिक्रीज आ जाएगा। तो ये हमें इससे जानने को मिलता है अगर हम एमपीएस की बात करें, यानी व्हाट इज द चेंज इन सेविंग ड्यू टू द चेंज इन इनकम। बात करते हैं एमपीएस की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो एमपीएस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करती है। मींस इसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं हो। 0 कब हो सकती है, जब आपका जितना इनकम में चेंज आया आपने सेविंग में कोई चेंज नहीं करा। ऐसा हो सकता है ना डियर कि आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ी लेकिन आपने अपनी सेविंग में कोई इंक्रीज नहीं करा। क्यों, अभी आपकी कंजम्पशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, अभी तो आपका खाने पीने की जरूरतें ही पूरी नहीं हुई, तो सेविंग कहां से इंक्रीज करोगे। जितनी सेविंग पहले कर रहे थे उतनी ही सेविंग अभी भी कर रहे हो, तो सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, राइट। इसीलिए आपके पास एमपीएस 0 हो गया। एमपीएस 1 कब होगा, अगर आपकी इनकम में 1 रुपए का चेंज आया और आपने अपनी सेविंग में भी 1 रुपए का चेंज करा। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है डियर जब आप जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे अभी भी आपको उतना ही कंज्यूम करना है, आपको नहीं लगता कि आपको कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है। मोस्ट प्रॉब्ली रिच पीपल के केस हो सकता है कि वो ऑलरेडी जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है, तो अगर उनकी इनकम बढ़ी तो वो सारा का सारा जो इनकम बढ़ा उन्होंने सेविंग में लगा दिया, उस पैसे को उन्होंने कंज्यूम नहीं करा। तो ऐसे केस में चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम के बराबर हो गई, देख सकते हैं आप, वहां पर एमपीएस की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बाकी इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो लाई करती है, वो तो ऑब्वियस है ही है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं। जिस तरीके से डियर हमने एपीएस और एपीसी में रिलेशनशिप करा था, बिल्कुल वही रिलेशनशिप एमपीएस और एमपीसी में भी है। सेम हमने वही लिया, y किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के, यानी जो आपकी इनकम है या तो आप उसे कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या सेव कर लेंगे। बोथ साइड डेल्टा अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज अब हम चेंज की बात करने वाले ना, मार्जिनल मीन्स चेंज, तो बोथ साइड डेल्टा अप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया डेल्टा वाई डेल्टा सी डेल्टा एस। ना अगर हमें एमपीसी बनाना है तो इसको डेल्टा वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको एमपीएस बनाना है तो इसे डेल्टा वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोथ साइड डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज एमपीसी एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज एमपीएस। तो आप देख सकते हैं सेम रिलेशनशिप आपके पास एपीएस और एपीसी में भी था, और वही रिलेशनशिप आपके पास एमपीसी और एमपीएस में भी है। इसे जरूर याद रखेंगे, डेरिवेशन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब डियर हम एक बार काम करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार कंक्लूजन फॉर्म में इनको देख लेते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों डियर, आपके पास एपीसी एमपीएस इनकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इसके बारे में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो खैर एमसीक्यूज है तो इस तरीके के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एपीसी का क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन वाई, जो आपको ये बताता है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं। एपीएस क्या बताता है, आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेविंग पे सेविंग कर लेते हैं, और इन दोनों का सम हमेशा 100% होता है, कह सकते हैं 1, राइट। एमपीएस क्या बताती है आपको कि आपकी इनकम में चेंज आने पर आप कंजम्पशन में कितना चेंज करें। सिमिलरली आपकी इनकम में चेंज आने पर आप सेविंग में कितना चेंज करेंगे, और सेम एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता है डियर, आपके पास 1। अब एक कंक्लूडेड फॉर्म में ये टेबल आप भी अपने पास बना के रख सकते हैं। क्या एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है, इन सब में सिर्फ एपीएस ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एपीसी। क्यों, बिकॉज कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती, इसीलिए एपीएस को छोड़कर बाकी सारी चीजों में 0 पॉसिबल है, ठीक है। नेगेटिव, तो एपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी एपीएस नेगेटिव है बाकी कोई और नेगेटिव नहीं होता। क्यों, एपीएस का क्या फॉर्मूला है, सेविंग अपॉन वाई, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती है
इसीलिए एपीएस का आंसर भी नेगेटिव आ सकता है, बाकी किसी चीज का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, बाकी किसी का भी नहीं। वन की अगर हम बात करें तो एपीएस का आंसर वन नहीं होता, क्यों? क्योंकि जितना आप कमाते हैं उतना सारा का सारा सेव नहीं करते, क्योंकि आपके पास कभी भी एस इक्वल टू वाई नहीं होगा, इसीलिए एपीएस वन नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें आपके पास वन हो सकती है। मोर देन वन, एपीसी की वैल्यू मोर देन वन होती है, बाकी किसी की नहीं होती। क्यों होती है एपीसी की वैल्यू मोर देन वन? क्योंकि कभी कभी हमने देखा है, कभी कभी क्या बहुत बार देखा है कि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है, लेकिन सेविंग में तो ये पॉसिबल नहीं है ना डियर, और चेंज में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा होगा, न्यूमरेटर अगर ज्यादा है, तो डेफिनेटली एपीसी का आंसर ग्रेटर देन वन आएगा। तो ये ग्रेटर देन वन हो सकता है, बाकी कोई भी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। तो ये टेबल जरूर बना के रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है किसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो वैल्यूज आपको बतानी जरूर आनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर, एक है कंजम्पशन फंक्शन और एक है कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन क्या था? सी एफ ऑफ वाई, यानी कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम। नाउ वी आर डिस्कसिंग कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन। तो प्लीज जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझिएगा आपसे क्या पूछा गया है। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कंजम्पशन इक्वेशन। नाउ कंजम्पशन इक्वेशन इज सी इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। हमने आपको पहले भी बताया था कि कंजम्पशन के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन है जो जीरो लेवल इनकम पर भी आपके पास हो रही है, और ये वो कंजम्पशन पोर्शन है जो इनकम पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी कंजम्पशन उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर बी का मतलब है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो आपको ये बताता है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आएगा तो आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। तो वही चीज एमपीसी पर ही डिपेंड करता है कि आप और कितना कंज्यूम करोगे। तो कंजम्पशन इक्वेशन है जो जीरो लेवल इनकम पर भी आप कंज्यूम करते हो, और ये आपके पास क्या हो गई? एमपीसी, एंड दैट इज इनटू वाई, यानी जितनी भी इनकम आपकी होगी उसको हम एमपीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एमपीसी आपको ये बताएगा कि इनकम में चेंज आने पर आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। चलिए, अब आपके पास कई बार क्वेश्चन में ये आता है सेविंग इक्वेशन डिराइव करिए, तो हमने आपको सेविंग कर्व भी डिराइव करना सिखाया था। तो अगर ये ज्यादा मार्क्स में आए डियर, तो आप इस तरीके से सेविंग कर्व को भी डिराइव करके दिखाएंगे, और अब भी हम आपको सेविंग इक्वेशन डिराइव करना सिखा रहे हैं, आप वो भी दिखाएंगे। तो अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कि सेविंग कर्व को डिराइव करिए कंजम्पशन कर्व से। तो देखिए, इनकम किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। कंजम्पशन, ये हमने इक्वेशन बना रखी है, वही लेंगे, उसी से ही डिराइव करेंगे। जैसे हमने इनकम और कंजम्पशन से सेविंग कर्व डिराइव करा, सेम सेविंग इक्वेशन भी इन्हीं दोनों से डिराइव होगी। तो इनकम एज इट इज, कंजम्पशन आपके पास ये रहा, इक्वेशन जिसमें ये शो कर रखा है दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो आप जीरो लेवल पे भी कर रहे थे, और ये बाकी की कंजम्पशन है जो आपकी इनकम बढ़ने पर आपने और बढ़ाई। सेविंग एज इट इज, ये दोनों चीजें वहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस सी, ये वाई वहां चल रहा था प्लस वाई, ये यहाँ जाकर माइनस हो गया। इन दोनों में से अगर हम y कॉमन ले लें तो 1 माइनस बी, यानी आपके पास सेविंग इक्वेशन बन गई दिस माइनस सी। आपको पता है जब आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते हैं तो सेविंग उतने ही के बराबर क्या होती है? नेगेटिव। इसीलिए सेविंग फंक्शन में अगर ये 40 करोड़ की कंजम्पशन थी आपके पास ऑटोनॉमस, तो ये माइनस 40 आएगा सेविंग में पोर्शन। बाकी आपकी जो सेविंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एमपीएस पर। अब ये 1 माइनस बी क्या है? 1 माइनस बी, बी क्या होता है आपके पास? एमपीसी। हमने आपको रिलेशनशिप बताया था, एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है, तो 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल है? एमपीएस। तो जो 1 माइनस बी है दैट इज नथिंग बट एमपीएस। जिस तरीके से यहाँ पर इनकम एमपीएस पे डिपेंड कर रही थी कि हम कितना कंजम्पशन में खर्च करेंगे, सिमिलरली आपकी इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप सेव करोगे दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एमपीएस, दैट इज 1 माइनस बी। तो आई होप आपको कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन भी क्लियर हो गई हो। लास्ट टॉपिक है डियर आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो नई कैपिटल एसेट जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, ये सब चीजें बनाने में जो खर्चा किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं इनकम से कुछ ना कुछ रिलेट करती है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। बट डियर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है एक्चुअली, ठीक है। और डेफिनेटली अगर हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो और मशीनें ले आए, ठीक है, और बिल्डिंग्स परचेज कर ले, तो डेफिनेटली उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने कंजम्पशन फंक्शन की तरह या सेविंग फंक्शन की तरह ये क्यों नहीं लिखा कि इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम? रीजन, हम यहाँ दो तरीके की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं।
एक है डियर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो जो अभी तक हम समझ रहे हैं वो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो इनकम के साथ वेरी करेगी, यानी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, उसे बोला जाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है कि देश में इनकम कितनी जनरेट हो रही है। डियर ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। गवर्नमेंट ये थोड़ा ना देखेगी कि इनकम बढ़ेगी तभी स्कूल कॉलेजेस और अस्पताल खोले जाए या रोड बनाए जाए। ये जो एसेट्स क्रिएशन है ये भी तो इन्वेस्टमेंट है ना। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, स्कूल कॉलेजेस अस्पताल रोड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना अपनी कंट्री के लिए, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। इससे भी तो पैसा जनरेट होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सबसे पहली बात प्रॉफिट मोटिव से नहीं करी जाती, और क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं करी जाती, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोला गया है। ये सोशल वेलफेयर के पर्पज से करी जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उसको फिक्स्ड लिया गया, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। अगर आपकी देश की इनकम OY1 है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, अगर आपके देश की इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर को प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो सोशल वेलफेयर के परस्पेक्ट से करनी चाहिए। इसी वजह से इनकम के बढ़ने से या कम होने से उस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसी का अपोजिट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर करेगा, जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे और एसेट्स परचेज करेंगे, और अगर उनकी इनकम कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम के साथ। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। तो डियर देखिए ये था आपके पास ओवरऑल इस चैप्टर का टॉपिक। अगला चैप्टर इस यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत हद तक बेस दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी लाएं आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लास।